गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पिछले क्लास में जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। इसके बाद हमने देखा था कोर कंस्ट्रक्शन के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण और पुनः फिर देखा था फेज के आधार पे, यानी कि फेजों की संख्या के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। आज जो है हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शीतलन के आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में आज हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम। शीतलन के आधार पे तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो सबसे पहला है, हम लोग बात इस चीज को समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में शीतलन की आवश्यकता क्यों होती है। मतलब किसी ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है और ये क्या करता है कि जब इसको हम लोग प्राइमरी में सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी में हमको सप्लाई आउटपुट मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना हम लोग पावर देते हैं इनपुट में उतना पावर आउटपुट में प्राप्त नहीं होता। तो इसमें क्या हो जाती है, लॉसेस होती है। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होती है वो होता है आपका आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस होने के कारण ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है वो गर्म हो जाती है और वाइंडिंग के गर्म होने के कारण ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन का फेल्यूर होने का डर उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन कमजोर हो जाता है। अतः इस गर्मी को कम करने के लिए, उस उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए हम लोगों को ट्रांसफार्मर में शीतलन की आवश्यकता होती है। तो उस शीतलन के आधार पे आज हम जो है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आपका आता है ए नंबर, वो होता है नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर। प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर।
इसके बाद आपका होता है नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर, प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर। दूसरा आपका होता है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, तेल द्वारा शीतलित तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। अब तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर में भी दो प्रकार के होते हैं, इनका भी दो डिवीजन होता है। प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन, और दूसरा होता है ऑयल ब्लास्ट शीतलन। ऑयल ब्लास्ट शीतलन। इसके बाद आपका हो जाता है सी नंबर, जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर। जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। और इसके बाद आता है वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। फोर्स्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो शीतलन प्रणाली के आधार पर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर को चार भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर, दूसरा है आपका तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। और तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन और दूसरा ऑयल ब्लास्ट के द्वारा शीतलन। और ये जो इसके बाद तीसरा आपका होता है जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर। और इसके बाद डी नंबर है वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इतना करने के बाद, जानने के बाद, हम सबसे पहले जो है ये नेचुरल कूल ट्रांसफार्मर, प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर का व्याख्या करते हैं। तो नेचुरली कूल ट्रांसफार्मर की हम लोग बात करें तो नेचुरली कूल ट्रांसफार्मर जो है ये छोटे आकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे आकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। और ये जो है 15 kVA
से 20 kVA तक का होता है। 15 kV से 20 kV तक का होता है। और इस ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं हम लोग कि इस ट्रांसफार्मर का एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा के रखते हैं। सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिसके कारण कि ये ट्रांसफार्मर का सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण वायु द्वारा, मतलब वायु में जो हवा है उस हवा के द्वारा स्वतः अपने आप यह शीतलित होते रहता है। इसके अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के बाहरी भाग में डक्ट्स लगा होता है और ये क्या करता है, इसमें जब बाहर का हवा पड़ता है तो ये जो है स्वतः ठंडा हो जाती है और इसमें इसकी गर्मी जो है वो वातावरण के वायु के साथ ट्रांसफर हो जाती है और यह स्वतः शीतलित हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर, प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर छोटे आकार के 15 से 20 kV तक का, इस ट्रांसफार्मर का सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा के रखते हैं और इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के बाहरी भाग में डक्ट्स बनी हुई होती है, जिससे क्या होता है उस डक्ट्स के द्वारा इसके अंदर जो हीट जनरेट होता है वो वातावरण के वायु के साथ रिलीज हो जाता है और यह ट्रांसफार्मर स्वतः ठंडा हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो है वो आपका है तेल के द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। तो दूसरा जो है आपका तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, और तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर जो है ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन और वायल ब्लास्ट के द्वारा शीतलन। तो प्राकृतिक रूप के द्वारा जो शीतलन वाले ट्रांसफार्मर होते हैं वो ट्रांसफार्मर का एक टैंक होता है और उस टैंक में हम लोग ट्रांसफार्मर वायल को भर देते हैं और उस तेल में ही ट्रांसफार्मर की कोर और उसकी जो है वाइंडिंग पूरी तरह डूबी हुई होती है और वो जो ट्रांसफार्मर का तेल है वो तेल उस ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन का भी काम करती है और वो तेल कॉइल से निकलने वाली उष्मा, मतलब कॉपर लॉस और आयरन लॉस के कारण कोर में आयरन लॉस और आपका वाइंडिंग में कॉपर लॉस के कारण जो उष्मा जनरेट होती है वो हीट वायल में ट्रांसमिट हो करके पुनः फिर उस कॉइल को और उस कोर को ठंडक पहुंचाती है। तो इस ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है प्राकृतिक रूप से जो शीतलित ट्रांसफार्मर होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें आप देखिए कि ये जो ट्रांसफार्मर वायल है जिसको हम लोग कूलिंग वायल बोलते हैं, कूलिंग वायल में ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर दोनों डूबी हुई है। ये आपका टैंक है और ये जो बगल में आप ये देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग पाइप। जब ये ट्रांसफार्मर में तेल हीट होता है तो गर्म हुआ वाला तेल जो है ये क्या होगा ऊपर की ओर आएगा और ये पाइप में आएगा और पाइप पतला होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, ये तेल फिर ठंडा होकर के पुनः फिर नीचे की ओर आएगा और यह प्रक्रिया जो है हमेशा चलती रहती है और इस कूलिंग द्रव के द्वारा ये ट्रांसफार्मर जो है शीतलित होता रहता है। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन। दूसरा जो इसमें होता है वो होता है आपका वायल ब्लास्ट के द्वारा शीतलन। तो वायल ब्लास्ट वाले ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें जो है इसके साथ एक
रेडिएटर टैंक लगा होता है। रेडिएटर वायर ब्लास्ट वाले ट्रांसफार्मर में इसके साथ एक रेडिएटर टैंक लगा होता है और रेडिएटर में वायु पंप की सहायता से वायु पंप की मदद से रेडिएटर टैंक में वायु पंप की सहायता से वायु प्रवाह के द्वारा तेल को ठंडा करते हैं। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर का ये वायल है, इसमें क्या करते हैं, एक रेडिएटर टैंक लगा करके वायु पंप के द्वारा तेल को हम लोग ठंडा करते हैं। रेडिएटर टैंक में पुनः मुख्य टैंक में पहुंचा दिया जाता है। मतलब ठंडा किया, जो तेल ठंडा हो गया उस तेल को पुनः रेडिएटर टैंक में हम लोग पुनः पहुंचा देते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह सारा कार्य 2 पंप की सहायता से किया जाता है। कितना पंपों की सहायता से किया जाता है? 2 पंपों की सहायता से यह कार्य 2 पंपों की सहायता से संपन्न किया जाता है। और वायल ब्लास्ट शीतलन का प्रयोग 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका आता है इसके बाद आता है जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। तो इसके बाद जो आपका होता है वो जल के द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। तो जल के द्वारा जो शीतलन ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर में भी ये देखिए, यहाँ पे हम ये पूरा वायल जो है इसमें डूबा हुआ होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर भी इसका एक टैंक होता है और इस टैंक के अंदर इसकी वाइंडिंग और कोर्स कूलिंग वायल में डूबे हुए होते हैं। साथ ही इसके ऊपरी सिरे पर एक स्पाइरल पाइप लगी हुई होती है और स्पाइरल पाइप के जरिए पंप के द्वारा इधर से एक साइड से हम लोग ठंडे पानी को इन करते हैं और दूसरी ओर से हॉट वाटर गर्म पानी बाहर की ओर निष्कासित होता है। ये जो जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर भी 500 केवीए के ऊपर के ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि तेल का दबाव जल के दबाव से अधिक होना चाहिए ताकि ये जो जल है ये वायल के साथ मिक्स होकर के इस वायल का कुचालकतापन को नष्ट ना करे। तो पुनः एक बार इसे समझते हैं कि जल के द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर के एक
टैंक होते हैं और टैंक में कूलिंग वायल भरे होते हैं, ट्रांसफार्मर वायल भरे होते हैं। उसके मध्य में हम लोग वाइंडिंग कोर सारे उस तेल के अंदर डूबे हुए होते हैं और ये हाई पावर के ट्रांसफार्मर होने के कारण, ये ट्रांसफार्मर 500 केवीए से अधिक होने के कारण इस पे जो है स्पाइरल पाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और स्पाइरल पाइप के जरिए एक तरफ से ठंडे पानी को हम लोग इन करते हैं और दूसरे ओर से आउट करते हैं। पुनः फिर इस गर्म पानी को ठंडा करके फिर उसी वाटर को इन करते हैं। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और ट्रांसफार्मर के अंदर इसके वायल की शीतलता बनी रहती है और वायल की शीतलता बनी रहने के कारण हमारा ये कोर और वाइंडिंग का शीतलता भी बना रहता है, जिससे कि इस ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन भंग नहीं होता है। साथ ही इसमें हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें जो पानी हम लोग दे रहे हैं तो तेल का दबाव जल के दबाव से अधिक होना चाहिए। मतलब ये जो तेल का दबाव है ये जल के दबाव से अधिक होना चाहिए ताकि ये वाटर जो है इस तेल के साथ मिक्स न हो और इसकी कुचालकता अचालकता जो है वो नष्ट न हो सके। इसके बाद जो आपका आता है वो है वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। वायु दाब द्वारा शीतलित फोर्स एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो आता है वो है आपका वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, फोर्स्ड एयर कूलिंग ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये शुष्क शीतलन प्रणाली के होते हैं। कैसे होते हैं? शुष्क शीतलन। ये ट्रांसफार्मर शुष्क शीतलन प्रणाली के होते हैं। इस प्रणाली में ट्रांसफार्मर का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि इसके नीचे से एयर ब्लोअर फैन के द्वारा हम इसमें एयर मतलब हवा को दबाव के द्वारा भेज सके। और इसके लिए इसमें क्या होता है कि पर्याप्त मार्ग भी बनी होती है। ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे एरो हेड का चिन्ह दिया हुआ है, ये एरो जो है ये एयर मतलब गैप से, ये डक्ट मतलब गैप से जो है एयर बाहर की ओर निकल रहा है और एयर ब्लोअर के द्वारा जब दबाव से एयर नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो ये जो कोर है और ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में जो हीट जनरेट होती है, इस हीट को इस हवा के द्वारा ठंडा किया जाता है और पुनः फिर गर्म हवा ये जो है बाहर की ओर निकल जाती है। इसमें जो है एयर ब्लोअर के द्वारा ट्रांसफार्मर के नीचे से एयर को प्रवेश कराया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग वैसे स्थान पर कराया जाता है जहां पर कि जल की कमी होती है।
इसके बाद हम लोग जो है ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाले ट्रांसफार्मर वायल और अच्छे ट्रांसफार्मर वायल के क्या गुण होने चाहिए उसको भी आज हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर को शीतलित करने के लिए हम लोग जिस वायल का, जिस द्रव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस द्रव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर वायल। ट्रांसफार्मर वायल। तो ट्रांसफार्मर वायल क्या होता है? तो यह एक वैसा द्रव होता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर के कोर एवं वाइंडिंग को शीतलन प्रदान करता है, साथ ही कुचालक का भी काम करता है। वो जो द्रव होता है उसी द्रव को हम लोग ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाला वैसा द्रव जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के बीच कुचालक का काम करता है और शीतलन का काम करता है, वैसे द्रव को हम लोग ट्रांसफार्मर वायल कहते हैं। और ये ट्रांसफार्मर वायल भी दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है खनिज तेल। खनिज तेल, मिनरल वायल। और दूसरा आपका होता है सिंथेटिक वायल। सिंथेटिक वायल। तो ये जो खनिज तेल है, ये खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। और यह जो है पेट्रोलियम, खनिज तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होने वाला तेल है। और यह तेल कैसा होना चाहिए? तो यह जो है शुद्ध और नमी युक्त, शुद्ध और नमी रहित वायल होना चाहिए। और साथ ही यह ज्वलनशील भी नहीं होना चाहिए और ना ही सरलता से वाष्पीकृत होना चाहिए। तो खनिज तेल क्या है? यह जो है पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। यह शुद्ध और नमी रहित होना चाहिए, मतलब इस तेल में, इस खनिज वायल में हल्की सी भी नमी नहीं होनी चाहिए और यह ज्वलनशील भी नहीं होना चाहिए और आसानी से वाष्पीकृत भी नहीं होना चाहिए। वाष्पीकृत नहीं होना चाहिए। वैसे तेल का हम लोग, इस खनिज तेल का इस्तेमाल हम लोग ट्रांसफार्मर वायल के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका सिंथेटिक तेल। यह जो है सिलिकॉन, यह तेल सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन, सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन द्रवों से तैयार किया जाता है। तो सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन को मिलाकर जब ये तैयार किया जाता है तो ये जो द्रव है महंगा होने के कारण इसका प्रयोग भूमिगत प्रकार के खदानों तथा सुरंगों में स्थापित किए जाने वाले
ट्रांसफार्मर में किया जाता है। मतलब ये जो सिंथेटिक वायल है ये वाल महंगा होता है, ये जो है सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं और ये बहुत ही महंगा होने के कारण ये जो है इंडोर वाले ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद जो है अच्छे ट्रांसफार्मर वायल के गुण। मेरिट ऑफ गुड ट्रांसफार्मर वायल। एक अच्छे ट्रांसफार्मर वायल के क्या गुण होने चाहिए? तो पहला है कि यह जो है कुचालक होना चाहिए, अच्छा कुचालक हो। दूसरा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला हो, अर्थात ऊष्मा का अच्छा चालक हो, यानी वो जो ट्रांसफार्मर वायल है उसको ऊष्मा का गुड कंडक्टर होना चाहिए। तीसरा, उच्च ज्वलन बिंदु। उच्च ज्वलन बिंदु रखने वाला, यानी उच्च ज्वलन बिंदु कहने का मतलब कि ट्रांसफार्मर का वायल जो है बहुत ही अधिक हीट होने पर इसमें यह प्रभावित हो, बहुत अधिक हीट होने पर, अर्थात सरलता से प्रभावित होने वाला हो। चौथा, निम्न विस्कोसिटी रखने वाला। और पांचवा है आपका वायु में रखने पर कम नमी सोखने वाला होना चाहिए, कम नमी सोखने वाला होना चाहिए। तो अच्छे ट्रांसफार्मर के गुण, पहला, ट्रांसफार्मर का वायल एक अच्छा कुचालक या अचालक होना चाहिए, विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला होना चाहिए, मतलब हीट का गुड कंडक्टर होना चाहिए, उच्च ज्वलनशील बिंदु रखने वाला होना चाहिए, इसके बाद निम्न विस्कोसिटी रखने वाला और वायु में रखने पर कम नमी सोखने वाला होना चाहिए। और समय समय पर ट्रांसफार्मर वायल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नापते रहना चाहिए,
इस कार के लिए वाइल टेस्टिंग किट, वाइल टेस्टिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ट्रांसफार्मर के आपके सारे वाइंडिंग्स वगैरह सही रहेंगे और ट्रांसफार्मर वायल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खराब होने के कारण आपके ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो सकती है और इससे आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आज के क्लास में अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।